अमिताभ बच्चन ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो शुरुआत में उन्हें उनकी लंबाई और आवाज के लिए काफी कुछ सुनना पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने खुद पर काम किया और फिर अमिताभ बच्चन महानायक के तौर पर उभरे। उसी समय इंडस्ट्री में एक और हैंडसम शख्स की एंट्री हुई थी और इनका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जैसे जैसे स्क्रीन पर काम करते रहे, उनकी पर्सनैलिटी भी निखरने लगी। ऐसे में अमिताभ और विनोद खन्ना दोनों की पर्सनैलिटी की खूब तुलना की जाती थी और एक ऐसा भी समय आया जब ये दोनों अभिनेता एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दे रहे थे। यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, लेकिन राजेश खन्ना के बाद ये ताज अमिताभ बच्चन ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर हासिल किया था। अमिताभ बच्चन जब धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपने पैर पसार रहे थे तो उसी दौरान विनोद खन्ना को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही थी। आलम तो यूँ था कि विनोद खन्ना तेजी से अमिताभ बच्चन को पछाड़ने लगे, पर फिर एक वक्त आया जब विनोद खन्ना भटक गए। दरअसल फिल्मों में काम करते करते अचानक विनोद खन्ना कहीं गायब हो गए। बाद में पता चला कि वह अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ओशो के आश्रम में देते हैं। दरअसल विनोद खन्ना को ओशो से मिलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट थे। महेश भट्ट की बात करें तो वो उस वक्त इतने सक्सेसफुल नहीं थे, काम की कमी थी, परिवार साथ था। ऐसे में उन्हें उस वक्त काफी परेशानियां नहीं आ रही थी। अपने मन की शांति के लिए उन्होंने ओशो की शरण ली। उस वक्त विनोद खन्ना इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर थे। 1989 में विनोद खन्ना ने महेश भट्ट की एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था लहू के दो रंग। इस बीच विनोद खन्ना के परिवार में कई मौतें हो गई, जिसके बाद वे खुद को अकेला महसूस करने लगे। उनका मन अब कहीं नहीं लग रहा था। ऐसे में महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को ओशो से मिलवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद खन्ना ने उस वक्त बताया था कि मौत ने जिंदगी की सच्चाई से मेरा सामना करवा दिया। मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक मर गए। उनमें मेरी माँ भी थी। मेरी एक बहुत अजीज बहन थी। मेरी जड़ें हिल गई। मैंने सोचा एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और मैं खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। मैं दर्शन में गया। ओशो ने मेरे से पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओशो ने कहा, तुम संन्यास ले लो, तुम तैयार हो। बस मैंने संन्यास ले लिया। अब विनोद खन्ना को ओशो का आश्रम बहुत अच्छा लगा। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता था जब विनोद खन्ना और महेश भट्ट दोनों ओशो के आश्रम साथ जाया करते थे, पर धीरे धीरे महेश भट्ट ने ओशो के आश्रम जाना कम कर दिया। वहीं दूसरी ओर विनोद खन्ना को ओशो अपने साथ यूएस वाले आश्रम ले गए। महेश भट्ट ने उस वक्त एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वह तो लौट आए, लेकिन ओशो ने विनोद खन्ना को अपनी बातों में घुमाकर अपने पास रख लिया। करीब 5 सालों के बाद विनोद खन्ना ने फिर से इंडस्ट्री में वापसी की थी। उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन विनोद खन्ना का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं था। वह काफी चुप रहा करते थे। विनोद खन्ना ने दोबारा फिल्मों में 1987 में कमबैक किया था। हालांकि दर्शकों ने उन्हें तब भी भरपूर प्यार दिया। उनकी फिल्में इंसाफ, सत्यमेव जयते सुपरहिट रही थी। उस वक्त बॉलीवुड गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि अगर विनोद खन्ना बॉलीवुड छोड़कर नहीं जाते तो इंडस्ट्री पर राज करते और अमिताभ को टफ कंपटीशन भी देते। हालांकि संन्यास लेने के बाद उन्हें एक अच्छी फिल्म की तलाश थी। वो बॉलीवुड में एक अच्छा कमबैक करना चाहते थे और ऐसे में उनकी मदद सबसे उनके करीबी कहलाए जाने वाले फिरोज खान ने की थी। फिरोज खान उस समय एक बढ़िया डायरेक्टर व प्रोड्यूसर हुआ करते थे, साथ ही वो अच्छे अभिनेता भी थे। ऐसे में उन्होंने अपने करीबी दोस्त विनोद खन्ना की मदद की और उस समय दयावान लेकर आए। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक वो खुद ही थे और इसी फिल्म में उनके साथ माधुरी दीक्षित नजर आई थी। इस फिल्म में उनका किसिंग सीन भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के इसी किसिंग सीन ने फिल्म को सुपर हिट बना दिया था, लेकिन बाद में माधुरी दीक्षित को अपने इस सीन पर पछतावा भी हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया था कि माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में किसिंग सीन करवाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए दिए गए थे।